हेलो स्टूडेंट्स। देखो, हम बात कर रहे थे जनरल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की और मैंने कहा भी था कि ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ने से पहले हमेशा इसको रिवाइज करना है। 10 बार, 20 बार, 50 बार भी रिवाइज करेंगे, हमेशा इट विल पे यू ऑफ। इट विल मेक योर एटीट्यूड इन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री और ब्लॉक केमिस्ट्री पढ़ने में आपको हेल्प करेगा। तो जैसे मैंने आपको बताया था कि 4 तरह की केमिकल रिएक्शंस होती हैं और कई बार प्रोडक्ट प्रेडिक्ट करने के लिए कि भाई क्या बन सकता है, यू शुड हैव एन आइडिया ऑफ सम ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड रिड्यूसिंग एजेंट। कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट एंड कॉमन रिड्यूसिंग एजेंट के मैंने बारे में बात की थी और बताया भी था। रिड्यूसिंग एजेंट में एक दो एग्जाम्पल और भी लिख लो। एग्जाम्पल्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट में वही ऐड कर लो। तो रिड्यूसिंग एजेंट्स के अदर एग्जांपल्स में जैसे B2H6 डाइबोरेन, NaBH4 बोरोहाइड्राइड्स होते हैं, ये सोडियम बोरोहाइड्राइड्स। सो यहाँ भी एक तरीके से हाइड्रोजन पर एक पार्शियल नेगेटिव चार्ज होता है बिकॉज हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरॉन से ज़्यादा है एंड इट एक्ट्स एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। तो ये भी अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट हैं और काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। NaBH4 तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल। LiAlH4 एंड NaBH4 बोथ आर इंपॉर्टेंट इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये था पहला पॉइंट, कौन सा? दैट सम कॉमन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट और रिड्यूसिंग एजेंट्स। नाउ मूविंग टू द सेकंड पॉइंट, पॉइंट वाइज लिखवा रहे हैं हम कि ये पॉइंट्स नियम के रूप में, लॉ के रूप में याद रख लो कि इनऑर्गेनिक में ये कुछ रिएक्शंस के नियम होते हैं जिनसे आप बहुत सारे क्वेश्चंस बड़ी आसानी से सॉल्व कर सकते हो, प्रिडिक्ट कर सकते हो। जैसे एक सेकंड पॉइंट आता है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है कि ये जो नॉन मेटल्स हैं ना, पर्टिकुलरली सल्फर, फॉस्फोरस एंड हेलोजेंस एक्सेप्ट फ्लोरीन, they undergo disproportionation in basic medium and this is a very very important point. So this is very important. क्या point? Following undergo disproportionation in basic medium. तो बेसिक मीडियम में ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाते हैं, जिनमें कौन? X2 और ये NaOH या KOH से OH माइनस के साथ में डिस्प्रोपोर्शनेट होके X माइनस प्लस XO3 माइनस बनाते हैं। -1 ऑक्सीडेशन स्टेट प्लस 5 ऑक्सीडेशन स्टेट और ये 0 था जहां पर X कौन? क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन। तो क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन जो हेलोजेंस हैं बेसिक मीडियम में NaOH KOH से रिएक्शन कराओ, दे अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन एंड फॉर्म X माइनस प्लस XO3 माइनस। जैसे एग्जाम्पल देखो, जैसे एग्जाम्पल कौन? मान लो जैसे ब्रोमीन लो, आप NaOH ले लो एक्वस और KOH और इवन सोडियम कार्बोनेट, दैट इज ऑल्सो इनफ बेसिक। तो दिस विल कन्वर्ट इनटू ब्रोमाइड आयन प्लस ब्रोमेट आयन। Bromide ion, bromate ion, it converts into, so this is the disproportionation reaction. अच्छा, एक पॉइंट ये आता है कि फ्लोरीन क्यों नहीं होता डिस्प्रोपोर्शनेट? आपको तो पता है फ्लोरीन पूरी पीरियोडिक टेबल में मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इससे ज़्यादा कोई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है नहीं। तो ये फ्लोरीन अगर है तो F माइनस में तो कन्वर्ट हो जाएगा और प्लस में कैसे जाएगा? इट नेवर शोज द पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। तो याद रखें F2 डज नॉट अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन। F2 कभी डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं होता। अच्छा, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिस्प्रोपोर्शनेशन? अब ये सब पता होता है, ये परिभाषाएं तो आप सीख चुके होते हो, अब तो काफी आगे आ चुके हो इन सब बातों से आप। डिस्प्रोपोर्शनेशन का मतलब होता है कि सेम एलिमेंट फ्रॉम द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट इन द रिएक्टेंट अंडरगोज ऑक्सीडेशन एज वेल एज रिडक्शन। जैसे ये ब्रोमीन 0 में था, 0 से -1 भी गया रिडक्शन, 0 से +5 भी गया ऑक्सीडेशन। तो साइमल्टेनियसली रिडक्शन भी हो, ऑक्सीडेशन भी हो ऑफ द सेम एलिमेंट फ्रॉम द सेम ऑक्सीडेशन स्टेट, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड डिस्प्रोपोर्शनेशन। सो द F2 डज नॉट अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन एज इट डज नॉट शो
पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट। पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट शो नहीं कर सकता, इसलिए इसका डिस्प्रपोर्शनेशन नहीं होता। बाकी क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन। अच्छा, इसमें एक और खास बात, अगर आप ये जो स्पीशीज बनी ब्रोमाइड आयन और ब्रोमेट आयन, इसका मीडियम अगर एसिडिक कर दो तो इट बिकम्स कॉम प्रोपोर्शनेशन। तो वापस से अगर इसका मीडियम एसिडिक कर दो, H+, एसिडिक मीडियम, this is called com proportionation. Com proportionation is the reverse of disproportionation. क्या हुआ, ब्रोमीन ब्रोमाइड आयन में और ब्रोमेट आयन दोनों में कन्वर्ट हुआ, ये हुआ डिस्प्रपोर्शनेशन। और इस पूरे सॉल्यूशन का मीडियम अगर एसिडिक कर दो तो वापस से ब्रोमाइड और ब्रोमेट आपस में रिएक्ट करते हैं और क्या बनाते हैं, Br2. सो दैट इज कॉल्ड com proportionation. सो com proportionation is the reverse of डिस्प्रपोर्शनेशन। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि हैलोजेंस में क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन। अच्छा, और कौन, नोट करते जाओ ये सारी बातें, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, नोट इट डाउन। डिस्प्रपोर्शनेशन के और ये दो एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं, जैसे व्हाइट फॉस्फोरस P4, ये तो कुछ खास ही पसंद है आईआईटी को, 2 बार आईआईटी में ये आ चुका है। फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस का डिस्प्रपोर्शनेशन, मान लो NaOH ले लो या KOH भी ले लो और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सब स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं वाटर की प्रेजेंस में। दिस कन्वर्ट्स टू फॉस्फीन गैस एंड H2PO2- +1 में। दिस इज कॉल्ड hypophosphite ion and this is phosphine gas. तो phosphine gas is evolved out एंड साथ में बनता है सोडियम हाइपोफॉस्फाइड अगर NaOH यूज कर रहे हैं, या पोटेशियम हाइपोफॉस्फाइड या कैल्शियम हाइपोफॉस्फाइड। दिस इज हाइपोफॉस्फाइड आयन इन विच फॉस्फोरस इज प्रेजेंट इन द +1 ऑक्सीडेशन स्टेट। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, यू शुड रिमेंबर। एंड अनदर इज सल्फर। थोड़ा हीट करते हैं इसको। सल्फर डिस्प्रपोर्शनेट होता है बेसिक मीडियम में, हीट करने पर कन्वर्ट्स टू सल्फाइड आयन प्लस H2O3 -। सो दिस इज द डिस्प्रपोर्शनेशन। यहां भी सल्फर 0 से -2 में गया, +2 में गया। यहां फॉस्फोरस 0 से -3 में गया और यहां +1 में गया। सो ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ डिस्प्रपोर्शनेशन, दे आर ऑल इंपॉर्टेंट। तो गाइज ये है डिस्प्रपोर्शनेशन दैट यू आर सपोज टू रिमेंबर। तो 3 स्पीशीज कौन सी विच अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन द बेसिक मीडियम, हैलोजेंस एक्सेप्ट फ्लोरीन। और कौन, फॉस्फोरस, व्हाइट फॉस्फोरस, रेड और ब्लैक नहीं, दे डू नॉट अंडरगो डिस्प्रपोर्शनेशन इन द बेसिक मीडियम, दे आर वेरी लेस रिएक्टिव, यू विल स्टडी इन द P ब्लॉक। और तीसरा कौन, सल्फर, दैट ऑल्सो अंडरगोज डिस्प्रपोर्शनेशन विद NaOH और स्ट्रॉन्ग बेस ऑन हीटिंग। तो अकॉर्डिंगली दीज रिएक्शंस आर फॉर्म। ये था सेकंड पॉइंट। एक साथ याद रखो ये कि कौन से नॉन मेटल्स आसानी से डिस्प्रपोर्शनेट होते हैं, यू शुड रिमेंबर। थर्ड, तीसरा पॉइंट, ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट सुपर हिट पॉइंट है, ये जेई में खूब क्वेश्चंस आते हैं इसके ऊपर, इस कॉन्सेप्ट के ऊपर, अमोनियम सॉल्ट्स के ऊपर। कोई भी अमोनियम सॉल्ट हो, कोई भी मतलब कोई भी, बिल्कुल कोई भी अमोनियम सॉल्ट हो, इफ इट इज रिएक्टेड विद अ स्ट्रॉन्ग एल्कली, एल्कली मतलब बेसिस, प्रोड्यूसेस अमोनिया गैस। तो लिखो एनी अमोनियम सॉल्ट्स, ये नियम है, प्रिंसिपल्स, लॉज हैं, लॉज इनऑर्गेनिक के लॉज के रूप में इतने इंपॉर्टेंट है, याद रखो। अमोनियम सॉल्ट्स ऑन रिएक्शन विद स्ट्रॉन्ग अल्कली, मतलब दैट इज बेसिस, स्ट्रॉन्ग बेसिस प्रोड्यूस अमोनिया गैस।
तो अमोनियम सॉल्ट्स ऑन रिएक्शन विद स्ट्रॉन्ग एल्कली प्रोड्यूस अमोनिया गैस। तो जैसे क्या, जैसे अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम ब्रोमाइड, अमोनियम सल्फेट, अमोनियम कार्बोनेट एक्सेट्रा। आप इनकी रिएक्शन NaOH से करा दो, किसी स्ट्रॉन्ग बेस से करा दो, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से करा दो। स्ट्रॉन्ग बेस की प्रेजेंस में अमोनिया गैस विल बी लिबरेटेड आउट। अच्छा, बाकी का प्रोडक्ट तो आप खुद देख लोगे। अगर मान लो NaOH यूज कर रहे हो तो NaCl बन जाएगा, NaBr बन जाएगा, सोडियम सल्फेट बन जाएगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यूज कर रहे हो, जैसे हम कई बार बोलते हैं लाइम वाटर, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का सोल्यूशन, तो कैल्शियम क्लोराइड बन जाएगा, कैल्शियम ब्रोमाइड बन जाएगा, कैल्शियम सल्फेट बन जाएगा, कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा, सो ऑन। कौन सी गैस लिबरेट हो गई? अमोनिया। अच्छा, इसी में एक और बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट, जैसे कोई भी अमोनियम सॉल्ट ऑन रिएक्शन विद अ स्ट्रॉन्ग बेस प्रोड्यूस अमोनिया। अमोनिया, नाइट्रोजन के नीचे कौन बैठा है पीरियोडिक टेबल में? कौन बैठा है? नाइट्रोजन के नीचे कौन है? फास्फोरस। और जैसे अमोनिया कंपाउंड ऐसी कौन है? फॉस्फीन। तो फॉस्फीन के सॉल्ट्स कौन से हो गए? फॉस्फोनियम सॉल्ट्स। तो इसका मतलब जिस तरीके से अमोनियम सॉल्ट रिएक्शन विद स्ट्रॉन्ग बेस प्रोड्यूस अमोनिया, फॉस्फोनियम सॉल्ट्स ऑन रिएक्शन विद स्ट्रॉन्ग बेस प्रोड्यूस फॉस्फीन गैस। तो लिखेंगे इस बात को। सिमिलरली फॉस्फोनियम सॉल्ट्स ऑन रिएक्शन विद strong base produce PH3 गैस। फॉस्फीन गैस प्रोड्यूस करते हैं, और बहुत ही कॉमन एग्जाम्पल है जैसे PH4I, फॉस्फोनियम आयोडाइड है ये। जब इसकी KOH से रिएक्शन कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ वाटर, देन फॉस्फीन गैस इज इवॉल्व्ड आउट प्लस पोटेशियम आयोडाइड इज फॉर्म्ड। So like that reaction occurs. तो फॉस्फीन गैस इज इवॉल्व्ड आउट। तो गाइज ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट था, इंपॉर्टेंट है, जब भी तो अलग से पढ़ रहे हैं हम, जब भी तो कह रहे हैं कि नियम है। पूरी ब्लॉक केमिस्ट्री में यूँ मान लो जो हम ये पढ़ रहे हैं 50% विल बी कवर्ड हियर इटसेल्फ। आप ये बात रियलाइज भी करोगे, मैं करवा दूंगा रियलाइज, आप ना करोगे तो आप तो बस हमारे साथ साथ पढ़ो, मेहनत करो। तो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट था ये, दैट एनी अमोनियम सॉल्ट ऑन रिएक्शन विद स्ट्रॉन्ग बेस प्रोड्यूस अमोनिया गैस। अच्छा, अमोनियम सॉल्ट में अमोनिया बनाने का एक बहुत और बढ़िया तरीका भी होता है। एक और बहुत कॉमन पॉइंट आएगा कि जो मेटल नाइट्राइड्स होते हैं, मेटल नाइट्राइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस ऑन रिएक्शन विद वाटर प्रोड्यूस अमोनिया गैस। नेक्स्ट पॉइंट, ये तीसरा नंबर था। चौथे पे आओ, पूरी बात नोट करो पहले एक बार, नोट इट डाउन। Fourth, metal nitrides on hydrolysis, मतलब reaction with water, produce ammonia gas। बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, मेटल नाइट्राइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस अमोनिया गैस। तो मेटल नाइट्राइड जैसे कौन? जैसे Mg3N2, जैसे Ca3N2, जैसे एल्यूमिनियम नाइट्राइड। आप इनकी वाटर से रिएक्शन कराओ, दे अंडरगो हाइड्रोलिसिस, तो नाइट्राइड आयन जो है वो H+ पकड़ लेता है, क्योंकि नाइट्राइड आयन एक बहुत स्ट्रॉन्ग बेस के रूप में होता है, और यहाँ का H+ पकड़ लेगा और क्या लिबरेट कर देगा? अमोनिया। तो अमोनिया गैस इज लिबरेटेड, साथ में मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और ये सब बन जाएंगे, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड इनसॉल्युबल इन वाटर, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड का KSP तो बहुत ही लो होता है, इनसॉल्युबल इन वाटर। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज पार्शियली सॉल्युबल, तो इसलिए हमने एरो डाउन नहीं लगाया, मतलब
थोड़ा सा घुल भी जाता है, बाकी पीपीडी बन जाता है। सो लाइक दैट यू से, सो अमोनिया गैस इज इवॉल्व। अच्छा, बिल्कुल इससे मिलता जुलता स्टेटमेंट तुम बता सकते हो क्या हो सकता है? मेरे साथ साथ इन्वॉल्व रहो जो पढ़ रहे हैं। इनऑर्गेनिक पढ़ रहे हो आप, ये वो चीज पढ़ रहे हो जिससे सबसे ज्यादा डरते हो आप। तो मेटल नाइट्राइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस अमोनिया गैस। इससे मिलता जुलता क्या स्टेटमेंट्स? नाइट्रोजन के नीचे कौन बैठा है पीरियोडिक टेबल में? फॉस्फोरस। जैसे नाइट्राइड्स होते हैं, ऐसी कौन होते हैं? फॉस्फाइड्स। नाइट्राइड कौन? N3-। फॉस्फाइड कौन? P3-। इस तरीके से आयन होते हैं। तो इसका मतलब इससे मिलता जुलता स्टेटमेंट कौन सा बना? मेटल फॉस्फाइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस विल प्रोड्यूस व्हाट? बोलो क्या? फॉस्फीन। तो मेटल फॉस्फाइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस फॉस्फीन गैस। तो मेटल फॉस्फाइड्स ऑन हाइड्रोलिसिस प्रोड्यूस फॉस्फीन गैस। जैसे क्या? Ca3P2 AlP, एल्यूमिनियम फॉस्फाइड ऑन हाइड्रोलिसिस विल प्रोड्यूस phosphine gas. So these are all important reactions you should remember. बाकी calcium hydroxide और aluminium hydroxide is formed. So this is another important point you should remember. इसके बाद एक और पॉइंट लेंगे। एक काम करो जरा, ये पूरा नोट कर लो, फिर लूंगा मैं नेक्स्ट पॉइंट। नोट इट डाउन। कौन सा नंबर था ये? 4 था शायद। नंबर देख लेना यार अपने हिसाब से आप। 5वां पॉइंट क्या है? 5वां पॉइंट देखो, ये क्वालिटेटिव एनालिसिस में बड़ा यूजफुल होता है। ये जिंक और एल्यूमिनियम मेटल ना, ये बड़े प्रसिद्ध, नामचीन, फेमस रिड्यूसिंग एजेंट्स होते हैं इन बोथ एसिडिक एज वेल एज बेसिक मीडियम। एसिडिक और बेसिक मीडियम में दोनों ही बढ़िया रिड्यूसिंग एजेंट हैं। अच्छा, ये तो पता ही आपको, इन जनरल मेटल्स आर गुड रिड्यूसिंग एजेंट बिकॉज मेटल कंटेन फ्री इलेक्ट्रॉन्स, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स, मोबाइल इलेक्ट्रॉन्स। आसानी से वो इलेक्ट्रॉन्स जिसको देने होते हैं दे देते हैं, एंड अकॉर्डिंगली खुद का ऑक्सीडेशन हो जाता है एंड एक्ट एज रिड्यूसिंग एजेंट। तो याद रखेंगे कि ये जो जिंक और एल्यूमिनियम है, वैसे तो और भी मेटल्स हैं, बट जिंक एंड एल्यूमिनियम, टिन भी है जो एसिड और बेस दोनों से रिएक्शन कर लेता है, बट जिंक एंड एल्यूमिनियम मोस्ट कॉमनली यूज, सो दे आर एम्फोटेरिक मेटल्स, दे रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस। जिंक एंड एल्यूमिनियम अगेन वेरी इंपॉर्टेंट तो है, मैं कहीं लिखना भूल जाऊं तो वो कम इंपॉर्टेंट नहीं है, ये याद रखना। जिंक एंड एल्यूमिनियम आर एम्फोटेरिक मेटल्स The zinc and aluminum are amphoteric metals and react with acid as well as base and liberates H2। अगर रिएक्शन करा के छोड़ दोगे तो H2, और यदि कोई रिएजेंट होगा रिडक्शन के लिए तो H2 काम में आ जाएगा एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। कैसे, जरा देखें। एल्यूमिनियम जिंक पाउडर के रूप में यूज करते हैं ये, और अगर HCl से रिएक्शन कराते हैं तो बनाता है ये AlCl3 एक्वस और ZnCl2 एक्वस प्लस H2। ये अगर मान लो NaOH से रिएक्शन करता है स्ट्रॉन्ग बेस से किसी से, तो बनाएगा NaAlO2 सोडियम मेटाल्यूमिनेट और Na2ZnO2 प्लस H2 गैस। और यदि कोई H2 गैस कह रहा है, दे रहा है, तो इसे गुड रिड्यूसिंग एजेंट। तो AlCl3 ये सब बन गया, H2 बन गया, दोनों ही केस में रिड्यूसिंग एजेंट है। बट अब पॉइंट ये आता है कि जैसे फॉर एग्जांपल
मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा। क्वालिटेटिव एनालिसिस में आप ये पढ़ चुके होंगे एनायंस में, इन द टेस्टिंग ऑफ सल्फाइड आयन और इन नाइट्राइट और नाइट्रेट आयन। जैसे ये नाइट्रेट आयन हो या नाइट्राइट हो या और भी कोई हो, SCN- हो या FeCN6 3-, इस टाइप के कोई नाइट्रोजन हो, आप इनकी रिएक्शन आप करवा दो जिंक से या एल्यूमिनियम से, बेसिक मीडियम में कराते हैं, बेसिक मीडियम। और कौन सी गैस लिबरेट होती है? अमोनिया गैस इज लिबरेटेड, जिसकी टेस्टिंग भी करते हैं हम। वाई बेसिक मीडियम। अच्छा, और एग्जाम्पल देखो, जैसे सल्फाइड आयन का ये बड़ा इंपॉर्टेंट टेस्ट होता है। आप जब रिएक्शन कराते हो जिंक एल्यूमिनियम की इन प्रेजेंट ऑफ द एसिडिक मीडियम, जैसे HCl एक्वस एसिडिक मीडियम, you get H2S, rotten egg smelling gas evolves, प्लस वो जो बनना है Zn2 प्लस Al3 will form, यहाँ पर भी मान लो AlO2 माइनस ZnO2 2 माइनस, दीज आर फॉर्म्ड। दोनों रिएक्शंस, दोनों टेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ये जेई में एडवांस्ड में आ चुका है, ये आ भी चुका है। पहले लिखियो जरा एक बात, पूरी बात जरा लिखो तो सही। ये अपने आप में बड़ा यूजफुल पॉइंट है कि जिंक एंड एल्यूमिनियम आर एम्फोटेरिक मेटल्स एंड रिएक्ट विद एसिड एज वेल एज बेस, और दोनों ही केस में हाइड्रोजन गैस लिबरेट करते हैं, और कोई हाइड्रोजन लिबरेट करता है तो रिड्यूसिंग एजेंट। हालांकि इन रिएक्शन में हाइड्रोजन लिबरेट नहीं होती, वो हाइड्रोजन काम में आ जाती है फॉर रिड्यूसिंग द स्पीशीज लाइक नाइट्रेट, नाइट्राइट और एनी एसिड रेडिकल जिसके अंदर नाइट्रोजन प्रेजेंट हो। सबको निपटा देगा ये और अमोनिया बना देगा। द लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट व्हाट -3, द लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट यहां पर सल्फर का जैसे -2। सर आप कह रहे थे कि कुछ पूछने वाले हो आप। हाँ सवाल है ना, आपसे पूछ रहा हूं ना मैं। मुझे यो बतला दो कि जिंक एल्यूमिनियम का पर्पस तो समझ में आ गया होगा, एज रिडक्शन ऑफ दीज स्पीशीज बन गए, मान लो जो भी बने। हमने नाइट्रोजन के वाले जो कंपाउंड्स हैं, नाइट्राइट हुआ, नाइट्रेट हुए, इनके रिडक्शन के लिए जिंक एल्यूमिनियम यूज किया तो बेसिक मीडियम इस्तेमाल किया, और सल्फाइड आयन के केस में हमने जो यूज किया तो वह एसिडिक मीडियम यूज किया। क्यों? सवाल यही है, क्यों? दोनों रिएक्शंस अपने आप में एकदम टॉप क्लास रिएक्शन है, इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं। आंसर बतलाओ क्यों? यहां बेसिक मीडियम क्यों, यहां एसिडिक मीडियम क्यों? बोलो। अबे बोलो। जब मैं ऐसा बोलता हूं ना, जब बोलो तो आप मन ही मन बोला करो, इन्वॉल्व हुआ करो। मुझे तो खैर क्या मालूम पड़ेगा, तो कैमरा है, आई एम सीइंग इन द आईज ऑफ कैमरा, बट मुझे कई बार ऐसी फीलिंग आती है कि इस कैमरे के अंदर बहुत छोटे छोटे से बच्चे बैठे हुए हैं और वो मेरी बात सुन रहे हैं और मैं उन्हें देख पा रहा हूं। क्यों? देखो ठीक है, सही सोच रहे हो आप, मैंने मान लिया कुछ स्टूडेंट सही सोच रहे हैं, कुछ नहीं सोच रहे होंगे, तो मैं चलो बताता हूं। ध्यान दो, जब भी कोई नाइट्रोजन का कंपाउंड अगर रिड्यूस करवाया जाएगा जिंक एल्यूमिनियम से इन द बेसिक मीडियम, इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि जो अमोनिया गैस लिबरेट होगी वो बेसिक मीडियम में कंफर्टेबल है। अगर आपने एसिडिक मीडियम यूज किया तो प्रॉब्लम तो ये होगी, रिएक्शन तो होगी, बट दिक्कत है एसिडिक मीडियम में अमोनिया जिंदा ही नहीं रह सकता। अमोनिया विल रिएक्ट विद H+ इन द एसिडिक मीडियम टू फॉर्म अमोनियम आयन। सॉल्यूशन में ही अमोनियम आयन रह जाएंगे, अमोनिया गैस विल नॉट लिबरेट एंड यू विल नॉट बी एबल टू टेस्ट अमोनिया गैस। अमोनिया गैस के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक टेस्ट होते हैं। अमोनियम आयन सॉल्यूशन फेज में है, अमोनिया गैस बाहर लिबरेट हो रही है, तो उसकी टेस्टिंग की जा सकती है वेरी इजीली। उसके कई टेस्ट होते हैं, जैसे पढ़ते भी हो आप कि एक ग्लास रॉड, एक कांच की एक रॉड लो विच इज डिप्ड इनटू द HCl सॉल्यूशन, ब्रिंग टू द माउथ ऑफ द टेस्ट ट्यूब वेयर द अमोनिया गैस इज इमिनेटिंग आउट और इवॉल्विंग, देन वाइट डेंस फ्यूम्स आर फॉर्म्ड। कौन सी हैं वो वाइट डेंस फ्यूम्स? अमोनियम क्लोराइड। दूसरा यह है अमोनिया गैस की एक कैरेक्टरिस्टिक स्मेल होती है, अमोनिकल स्मेल। कई बार यूरिनल्स में जाते हैं, पब्लिक टॉयलेट्स में जाते हैं तो वो स्मेल मिलती है, मतलब
अब वो मिलती तो मिलती है, तो पानी मतलब सफाई तो होती नहीं ज़्यादा कोई खास पब्लिक टॉयलेट्स में, अब तो फिर भी थोड़ा ठीक हो गया है। तो वो स्मेल भी है, तो यूरिनल्स में ये आती है, यूरिन में आती है स्मेल। ऐसी ये है H2S एक कैरेक्टरिस्टिक है। हम गैस, अगर हमने यहाँ बेसिक मीडियम यूज़ कर दिया, आप तो समझ जाओगे, अगर हमने यहाँ बेसिक मीडियम यूज़ कर दिया रिएक्शन तो होगी, बट बेसिक मीडियम में H2S तो बनेगा ही नहीं ना, H2S एसिड है, और बेसिक मीडियम में H2S क्या कन्वर्ट हो जाएगा, सल्फाइड आयन में। गैस विल नॉट बी इवॉल्व, सॉल्यूशन में सल्फाइड आयन होंगे। आपको गैस इवॉल्व कराना है तो यहाँ एसिडिक मीडियम और यहाँ बेसिक मीडियम यूज़ करना ही होगा। नोट इट डाउन, सच एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। नियम है ये, नियम, इनऑर्गेनिक के नियम। Note it down. नेक्स्ट पॉइंट, सिक्स्थ। अब देखो अगला पॉइंट, ये कंसंट्रेट H2SO4 की भी अपनी एक दुनिया है केमिस्ट्री में। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जहाँ तहाँ अगर डिहाइड्रेट करना हो, एल्कोहल्स को डिहाइड्रेट करके एल्कीन्स बनाने हो, वाटर निकाल के वाटर को खींचना हो, किसी कंपाउंड में से चूसना हो, तो कंसंट्रेट H2SO4 इज ए पावरफुल डिहाइड्रेंट। कंसंट्रेट H2SO4 इज ए पावरफुल डिहाइड्रेंट। पावरफुल डिहाइड्रेटिंग सब्सटेंस है, तो लिखेंगे कॉन्सेंट्रेट H2SO4 इज अ पावरफुल डिहाइड्रेटिंग सब्सटेंस। Concentrate H2SO4 and concentrate HCl have strong affinity to absorb moisture, और ये हाईली एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। कंसंट्रेट HCl हो या कंसंट्रेट HCl पर एक जेई एडवांस ने क्वेश्चन, जेई एडवांस ने या जेई एडवांस ने क्वेश्चन पूछा हुआ है। ये कंसंट्रेट HCl भरा हुआ है एक बॉटल में, बॉटल को ओपन करो तो बाहर कुछ क्लाउडी हो जाता है। क्यों हो जाता है? क्योंकि कंसंट्रेट HCl की जो वेपर्स होती हैं दैट अट्रैक्ट्स मॉइस्चर, और मॉइस्चर गेन करने के बाद इट बिकम्स क्लाउडी। तो concentrate HCl and concentrate H2SO4 have the strong affinity to absorb moisture and the process is exothermic। तो डिहाइड्रेटिंग सब्सटेंस से पानी खींचेगा, जिसका एग्जांपल है जैसे ये H2C2O4 ऑक्सैलिक एसिड, when it is reacted with concentrate H2SO4 it gives CO and CO2 गैस। कई बार स्टूडेंट्स यहाँ वाटर भी लिखते हैं, वो रिएक्शन बैलेंसिंग में लिख सकते हो, बट वाटर लिबरेट नहीं होगा, मिलेगा नहीं, कौन खा पी गया उसको? कंसंट्रेट H2SO4, कंसंट्रेशन H2SO4 सब एब्सॉर्ब कर गया, सब खा पी के बराबर कर दिया उन्होंने मॉइस्चर को, मॉइस्चर छोड़ेगा ही नहीं, एंड यू विल गेट CO and CO2। सिमिलरली HCOOH फॉर्मिक एसिड से कंसंट्रेट H2SO4 से पास कराओ, पानी पी जाएगा सारा खींच करके, और CO गैस विल बी इवॉल्व्ड आउट। H2O मिलेगा ही नहीं, H2O कौन एब्सॉर्ब कर गया? कंसंट्रेट H2SO4। सो लाइक दैट यू डू द रिएक्शंस। मेलानिक एसिड होता है जैसे CH2, COOH, COOH, कंसंट्रेट H2SO4 से दिया मेलानिक एसिड, तो दिस विल एब्सॉर्ब, C3O2 विल बी फॉर्म्ड, जिसकी स्ट्रक्चर बड़ी इंपॉर्टेंट होती है, C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड C डबल बॉन्ड O डबल बॉन्ड O, और तीनों कार्बन क्या होते हैं? sp hybridized। इट इज a linear molecule, entire molecule is linear, तो C3O2 is obtained। so like that you say। और एग्जाम्पल जैसे ग्लूकोज है C6H12O6, कॉन्सेंट्रेट H2SO4 में डाल दो इसको, ग्लूकोज होता है एक वाइट पाउडर है, खाते भी हैं कई बार हम जॉगिंग करते हैं, कुछ भागते दौड़ते हैं तो ग्लूकोज फाँक लेते हैं, फाँक लेना मतलब खा लेना, इंस्टेंट एनर्जी प्रोवाइड करता है, वो वाइट कलर का होता है। आप कंसंट्रेट H2SO4 एक लिक्विड लो, विस्कस लिक्विड होता है, बॉटल ओपन करो और थोड़ा सा उसमें ग्लूकोज, ये लो, ये रहा डाल दो, नीचे काला काला जमा हो जाएगा, थोड़ा सा ब्लैक, चैरिंग एक्शन बोलते हैं। चैरिंग मतलब कार्बन इज ऑब्टेन 6C,
सॉलिड इज ऑब्टेन, बस मॉइस्चर पी गया वो, 6H2O को ये खा गया, कंसंट्रेट H2SO4। चैरिंग एक्शन, चैरिंग मतलब जलना, CHARRING। एक होता है बर्निंग, एक होता है चैरिंग। बर्निंग मतलब जलना और चैरिंग मतलब धू धू करके बहुत बुरी तरीके से जल जाना, दैट इज कॉल्ड चैरिंग। कई बार बिजली के तारों में कुछ शॉर्ट सर्किट हो जाता है, बिजली के तार बिल्कुल चिपक करके एकदम जल जाते हैं, दैट इज कॉल्ड चैरिंग। तो कंप्लीटली बर्न हो जाना, बिल्कुल एक्सट्रीम बर्निंग इज कॉल्ड चैरिंग। सो दिस इज कॉल्ड चैरिंग एक्शन। कंसंट्रेट H2SO4 हैज अ स्ट्रॉन्ग एफिनिटी टू अब्सॉर्ब द मॉइस्चर एंड इट डज लाइक दिस। सो दिस इज ऑल्सो एन इंपॉर्टेंट पॉइंट। अच्छा, H2SO4 का एक पॉइंट और बड़ा यूजफुल होता है, आप जरा ये वाली पॉइंट लिखो, नोट इट डाउन, इसको नोट करो। एक और बड़ा यूजफुल पॉइंट है कि जितने भी साइनाइड सॉल्ट होते हैं, सिंपल सॉल्ट और कंबाइंड सॉल्ट, सिंपल और कॉम्प्लेक्स, जैसे एग्जांपल मान लो पोटेशियम साइनाइड या मान लो K4FeCN6, इस टाइप के सॉल्ट, सिंपल सॉल्ट या कॉम्प्लेक्स सॉल्ट्स, आप इनकी जब रिएक्शन कराते हो डाइल्यूट H2SO4 से, तो याद रखो इट फॉर्म्स टॉक्सिक वेपर्स ऑफ HCN। HCN हाइड्रोजन साइनाइड की टॉक्सिक वेपर्स हैं। साइनाइड बोलते ही जहर की सी फीलिंग आती है, हाईली टॉक्सिक वेपर्स हैं ये। और यदि कंसंट्रेट H2SO4 से रिएक्शन कराते हैं तो इट कन्वर्ट्स इनटू कार्बन मोनोऑक्साइड। नो, नन ऑफ द रिएक्शन इज रेडॉक्स रिएक्शन। रेडॉक्स रिएक्शन नहीं है, कार्बन यहां भी +2 में है और यहां भी +2 में है और यहां भी कार्बन +2 में ही था। दिस इज ऑल्सो अनदर इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब देखो एक ही पॉइंट में आपने सब रिएक्शन देखी कि साइनाइड सॉल्ट पर डाइल्यूट H2SO4 का क्या प्रभाव है। इट विल इवॉल्व HCN की वेपर्स और कंसंट्रेट H2SO4 विल फॉर्म CO, क्योंकि HCN में से वो वाटर ढूंढ करके कैसे भी करके निकाल देगा और CO को लिबरेट करेगा। तो गाइज ये थे कुछ और पॉइंट्स, मोर पॉइंट्स विल कम, दैट्स इट फॉर नाउ।